हेलो बच्चों, राधे राधे। आपका स्वागत है शैलेंद्र मैथ कनेक्ट में। तो आज हम क्लास 10th के पॉलिटी के चैप्टर 2 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। आज हम भाषाई राज्यों और भाषा नीति के बारे में जानेंगे। तो पहला है कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत के नेताओं के पास सबसे बड़ा सिरदर्द था कि भारत के राज्यों के बॉर्डर जो है वो कैसे तय किया जाए। लेकिन तब तक एक अलग ही मांग उठती है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। लेकिन भारत के नेता इस बात से डरते थे कि अगर भारत का भाषाई आधार पर गठन हो गया तो भारत कई भागों में बढ़ जाएगा और भारत का बंटवारा निश्चित है, क्योंकि पहले ही भारत धार्मिक आधार पर बढ़ चुका है भारत और पाकिस्तान में। तो इस वजह से भारतीय नेता चाहते थे कि भारत का भाषाई आधार पर गठन ना हो। लेकिन आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की मांग बढ़ने लगी और लोग हड़ताल करने लगे, आंदोलन करने लगे। और उसी 56 दिन की भूख हड़ताल में गांधीवादी पोटी श्री रामुलु की 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। जब गांधीवादी नेता पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है तो आक्रोश और बढ़ जाता है, अशांति और फैल जाती है। तब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा करनी पड़ती है। तब 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अब क्या हुआ कि अब इसके बाद और भी राज्यों के गठन की मांग बढ़ने लगी, देखा रखी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है 1953 में। यह 30 अक्टूबर 1955 को इसका रिपोर्ट आता है। इसमें इसकी संरचना क्या थी? तो इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य थे। इसके अध्यक्ष का नाम था फजल अली और 2 सदस्य, एक थे के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इसके अध्यक्ष के नाम के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। अब जब ये रिपोर्ट दिया 30 अक्टूबर 1955 को, तो इसके रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। अब इस अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। लेकिन भारत में राज्यों का गठन केवल भाषाई आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि भौगोलिक जातीयता, संस्कृति भिन्नता के आधार पर भी गठन किया गया था। जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के राज्य से नागालैंड, मेघालय और भी जो राज्य हैं इनका गठन किया गया था। अब भारत की भाषा नीति के बारे में जानेंगे। तो भारत की भाषा नीति क्या थी? देखिए, भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि 40% आबादी की मातृभाषा हिंदी थी और 60% आबादी की 60% जो लोग थे वो अलग अलग भाषा बोलते थे। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था, वरना श्रीलंका वाला हाल हो गया होता। जिसे पिछले भाषा में श्रीलंका में सिंगली भाषा को पूरी संप्रभुता दे दी गई थी। इस वजह से श्रीलंका में अशांति बनी रही। अब देखिए, हिंदी को राजभाषा माना गया है, न कि राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है। अब देखिए, अनुसूचित भाषाएं क्या है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। 8 है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, अर्थात 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। इसका मतलब है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको इन 22 भाषाओं में से एक भाषा को चूज करना होगा। अब देखिए, 1965 का भाषा विवाद क्या था? भाषा विवाद, देखिए, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 1965 तक बंद हो जाना चाहिए था। मतलब पहले जब संविधान बन रहा था तो तय किया गया था कि 1965 के बाद अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जब 1965 आया तो जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे, मतलब गैर हिंदी भाषी लोग, इसका विरोध करने लगे। उनका मांग था कि हिंदी भाषा का प्रयोग जारी रहना चाहिए। इसीलिए केंद्र सरकार ने हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी कामकाज के लिए प्रयोग के लिए अनुमति दे दी। तो चलिए अगले स्लाइड पे हम देखेंगे भारत के विकेंद्रीकरण को। तो आगे है भारत में विकेंद्रीकरण। अब इसमें जानेंगे कि विकेंद्रीकरण क्या होता है।
तो जब केंद्र और राज्य सरकार से कुछ शक्तियां ले करके स्थानीय सरकार को दे दी जाती हैं तो उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बंटवारा, बांटना। अब देखिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय सरकार को मजबूत किया गया था। इसमें क्या किया, इसके तहत भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया गया था। देखिए इसी संविधान संशोधन के तहत पंचायती और नगरपालिका व्यवस्था की स्थापना हुई थी और इसी संविधान संशोधन के तहत स्थानीय निकायों का चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य कर दिया गया और SC, ST, OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया स्थानीय स्तर पे और 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। स्थानीय स्तर पे जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, यह सुनिश्चित किया गया। अब स्थानीय सरकार की संरचना क्या होती है, तो स्थानीय स्तर पर 2 प्रकार की सरकार होती है, एक गांव के लिए और एक शहर के लिए। तो ग्रामीण स्तर पे पंचायत होता है जिसके प्रमुख को हम सरपंच कहते हैं या फिर प्रधान कहते हैं। अक्सर लोग प्रधान ही कहते हैं, पहले के लोग सरपंच कहते हैं, आज भी बहुत सारे एरिया में सरपंच कहा जाता है। और स्थानीय स्तर पर जिला की सभी समितियां मिल करके जिला परिषद बनाती हैं। जिला स्तर की जितनी भी समितियां होती हैं वो मिल करके एक जिला परिषद बनाती हैं। अब शहरी स्तर की बात करें तो शहरी स्तर पर भी 2 प्रकार की स्थानीय सरकार होती है, एक छोटे शहर के लिए, एक बड़े शहर के लिए। तो छोटे शहरों के लिए नगर पालिका होती है और बड़े शहरों के लिए नगर निगम होता है। नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहा जाता है। जो स्थानीय सरकार की 2 स्तर की सरकार होती है ना, उसको जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। अधिक जनसंख्या वाला जो शहर होता है उसमें नगर निगम की स्थापना होती है और जो छोटे शहर होते हैं जिसमें जनसंख्या थोड़ी कम होती है उसके लिए नगर पालिका होती है। तो संघवाद चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। तो इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है कि जो भारत की विविधता है वो भारत की कमजोरी नहीं बल्कि भारत की ताकत है और मिलजुल कर रहना ही संघवाद कहा जाता है। तो मिलते हैं शानदार क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।